सितंबर 18, 1964 को कामिल अपने घर आता है। अभी वो कामिल नहीं बल्कि एल कोहेन है। एली अपनी दोनों बेटियों को देखकर बहुत खुश है, पर वो अपने पापा को पहचान नहीं पा रहे हैं। इजराइल के मिनिस्टर की बैठक होती है। वहाँ डैन की टीम भी है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एली का डिफेंस मिनिस्टर बनना हमारे लिए सबसे बड़ा मौका है, या शायद आज के बाद ये मौका हमें ना मिले। डैन कहता है, पर हमारा स्पाई हमें ज़्यादा प्यारा है, हम उसे नहीं खो सकते। अगर हमने हमला किया तो हमारा स्पाई पकड़ा जाएगा। हुलिया कहती है, नहीं, एक तरीका है। पहले हमें उसके डिफेंस मिनिस्टर बनने पर सीरिया को छोटी मोटी जीतें दिलानी होगी, ताकि कामिल की सीट मजबूत रह सके। एली कई साल बाद अपने परिवार के साथ खाना खा रहा है। एली की माँ पूछती है, रोम कैसा था? क्योंकि तुम हमारे सबसे मेहनती बेटे हो, जो हमारे खानदान में पहली बार अपने देश से बाहर काम करने गए हो। परिवार के बीच एली अभी खाना खा ही रहा था कि एली का कज़न मॉरिस पूछता है, रोम में किस होटल में रुके थे? एली मुंह चुराते हुए कहता है, अभी भूल गया, होटल का नाम दिमाग से निकल गया। वो फिर पूछता है, वहाँ सबसे अच्छी जगह कौन सी है? एली कहता है, रोम में? हाँ, रोम में हर जगह खूबसूरत थी। अगर एक को चुनना हो तो कोलेसियम कह सकता हूँ। बहुत बड़ा और शानदार है। उसके सामने खड़े हो जाओगे तो हम बौने लगेंगे। मॉरिस पूछता है, और कोलेसियम के अलावा और क्या अच्छा लगा? एली झट से सवाल बदल देता है। मॉरिस कहता है, बकवास मत करो एली। एली बाहर आता है मॉरिस के साथ। मॉरिस एली को कहता है कि तुम वो जॉब छोड़ दो, वापस मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारा परिवार बिखर जाएगा। इधर एली डैन को फोन करता है कि मॉरिस मेरा भाई सब जान गया है। वो अचानक ही लाइन पर आ गया था। एली डैन को डांट कर कहता है कि ऑफिस में एनालिसिस पर किसी ने मेरे भाई को बैठा दिया था। आप लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? मैं वहां अपनी जान पर खेल रहा हूं। वो घर आता है। नाडिया पूछती है, क्या हुआ? वो बात को घुमाता है कि हमारे घर में एक भी टेलीफोन नहीं है, टीवी भी नहीं है। अगले दिन वो बहुत बड़ा टेलीविज़न खरीद लेता है। वहाँ पर वो लड़ पड़ता है बिल्स को लेकर। नाडिया डैन को पूछती है कि ये क्या हो गया मेरे हस्बैंड को? वो ऐसा क्या करता है विदेश में जो ऐसा बर्ताव कर रहा है घर में आकर? एली, तुम नींद में बड़बड़ाते हो। बोलो, ये मातसी कौन है? और ये सानिया कौन है? डैन और एली बाहर आकर बात करते हैं, पर वो लड़ते हैं कि अब क्या होगा। डैन कहता है, तुम कामिल नहीं हो, तुम एल कोहेन हो। वो नकली जिंदगी थी, बस तुम उन्हें भूल जाओ। एली पूछता है, अगर मैं वहां का मिनिस्टर बन जाऊं तो कब तक रहना होगा मुझे? डैन कहता है कि अभी तुम सब कुछ छोड़ दो, अपनी बीवी के पास जाओ। एली रात को डरावने सपने के साथ उठता है और कहता है कि तुम मेरी जान हो नाडिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। नाडिया समझाती है कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ बस ईमानदार रहना। मना कर दो उन्हें कि तुम वापस नहीं जाओगे। पर एली कुछ दिन बाद कामिल बनकर जाने को तैयार है। नाडिया रोती है। जब वो जाता है तो वो अपने एली वाले कपड़े फेंक कर जाता है, जिससे पता चलता है कि अब उसे अपनी पिछली जिंदगी से कोई प्यार नहीं। ये मेरा पर्सनली और सबसे अमेजिंग मोमेंट है कि कैसे डायरेक्टर एक शॉट से कितना कुछ कह देता है। खैर, कहानी 2 हफ्ते बाद शुरू होती है। कामिल पार्टी ज्वाइन करता है और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तो क्या तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है, हमें बताओगे? क्या हम मान लें कि हम होने वाले डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठे हैं? ये सब चल ही रहा होता है कि अचानक लाइट चली जाती है, क्योंकि जो टूल्स मैसेज करने के लिए कामिल भेजता था वो सब ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैकर को पता चलता है कि मैसेज रोमांस से आ रहे हैं और कुछ सिग्नल आ रहे हैं वहां से। कामिल दरअसल मैसेज टाइप कर रहा है। कामिल मैसेज टाइप कर रहा है। ट्रैक करने वाली गाड़ियां भी आसपास है। इधर कामिल रात में प्रेसिडेंट के साथ खाने में बैठा है और वो सानिया को शादी के लिए हाँ कर देता है। अभी ये चल ही रहा होता है कि वहां पर इजराइल के जहाज हमला कर देते हैं। हमले के बाद रात को कामिल फिर मैसेज टूल से बात करता है और फिर से लाइट चली जाती है। कामिल मैसेज टाइप कर रहा है। गाड़ियां सिग्नल का पीछा कर रही हैं। वो गाड़ी तेज चलाने को कहते हैं।
जैसे ही वो सिग्नल के पास पहुंचते हैं, कामिल का काम खत्म हो चुका है और यहाँ पर सिग्नल लॉस्ट। कामिल फिर मैसेज टूल को स्टार्ट करता है। बस यहीं से कामिल के ऊपर शक पड़ जाता है। अब ट्रैकर सुदानी के पास जाते हैं और अगली सुबह कामिल सोया है, पर बाहर सुदानी की सारी फोर्स खड़ी है। कामिल ब्रेड बटर खाता है। कामिल को कुछ पता ही नहीं है कि उसके पीछे इतनी बड़ी फौज लगी है। कामिल रोज की तरह अपना मैसेज टूल निकालता है, वो मैसेज करता है, तभी सारी फोर्स कामिल के घर में घुस जाती है। कामिल पहले सारे मैसेज डिस्ट्रॉय कर देता है। सुडानी कहता है कि अपने देश को मैसेज करो, गेम इज ओवर। इधर डैन की टीम में खलबली मच जाती है कि कामिल पकड़ा गया। डैन नाडिया को बताने जा रहा है। नाडिया जान गई है कि यही खबर होगी। इधर प्रेसिडेंट को जब ये बात पता चलती है कि कामिल स्पाई था, तो उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकता है। मात्सी को भी पता चल जाता है, क्योंकि ये खबर सारे देश में आग की तरह फैल चुकी है। कामिल के साथ काम कर रहे सभी लोगों को पुलिस पकड़ लेती है। मात्सी को बेवजह टॉर्चर किया जाता है ताकि कुछ पता लग सके कि ये स्पाई कौन है, पर मात्सी निर्दोष है। इजराइल और सीरिया में जब पता चलता है सबको कि कामिल एक आदमी है जो एल कोहेन है और वो स्पाई था, तो नाडिया बहुत रोती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट तय करते हैं कि एल कोहेन जो कामिल है उसे फांसी की सजा है। नाडिया रेडियो पर यह खबर सुनती है, वो रोती है, घर के सामान को फेंकती है। सेना एली को लेकर जाती है। लोग बुरी तरह से उसे गालियां दे रहे हैं। एली को लोगों के बीच में से लाया जाता है। फांसी के फंदे के साथ एक कपड़ा पहनाया जाता है, फांसी पर लटकाया जाता है। प्रेसिडेंट और देश के सभी लोग उसे देख रहे हैं। एली जो कामिल था उसे फांसी हो जाती है, उसके साथ लोग रोते हैं। याद आती है नाडिया, वो अंतिम पत्र। 18 मई 1965 को कामिल मर जाता है और यहाँ पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। द स्पाई की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने द स्पाई के और एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।